so today I will teach you about physics of class 11 and we are going to start a new chapter that name is what vectors। सही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते क्या हैं स्केलर और वेक्टर। तो याद रखिएगा ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो चैप्टर है आपने 10 में भी पढ़ा होगा फिजिक्स की, लेकिन कम नॉलेज के साथ। आप क्लास 11 में भी पढ़ रहे हैं और क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन किसके अंदर पता है आपको? मैथ के अंदर, अगर आप सिन बोर्ड में हैं। सही है, क्योंकि मैं भी सिन बोर्ड के बारे में बात करूंगा क्योंकि मुझे सिन बोर्ड के बारे में ही पता है। सही है। तो आपको ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। सही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप इसको गलती से भी स्किप मत करिएगा। सही है। 10 क्लास में मैं भी सोचता था कि ये भी चैप्टर बहुत हार्ड है। सही है, लेकिन ये चैप्टर जब तक हार्ड रहा मेरे लिए जब तक मैंने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। सही है, तो इसलिए मेरे सजेशन है कि वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज आए। सही है। तो हम इसकी वेक्टर की टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। सही है, और वेक्टर की टाइप्स में मैं कुछ और एडिशन करूँगा। सही है, जो आपके सेकेंड ईयर की मैथ में भी काम आएंगी। सही है, तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे ज़रूर करिएगा ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलो भाई आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, हम वेक्टर का पढ़ने वाले हैं। सही है, तो देखें लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या। सही है, ये आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 के टॉपिक में, ये भी क्लास 11 का, लेकिन चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। सही है, लेकिन आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सही है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सही है, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, सही नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। सही है, इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं एंड दैट टाइप्स इज व्हाट स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सही है, अब स्केलर क्वांटिटीज़ है क्या और वेक्टर क्वांटिटीज़ है क्या। फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूँ कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, पावर एंड मैनी मोर। सही है, बहुत सारी हैं, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 में, जैसे कि मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटीज़ में और वेक्टर। ये क्यों करा, इसकी वजह आपको पता चल जाएगी। भाई देखिए हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। सही है, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्शन है और इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। और जिनके पास डायरेक्शन नहीं है ना और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। समझ गए? तो उसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं थोड़ा। तो लिखा हुआ है द क्वांटिटीज़ व्हिच ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। फॉलोइंग्स आर सम स्केलर क्वांटिटीज़। ये सारी आपके सामने दिखी थी स्केलर है, इसके अलावा बहुत हैं। सही है, ये तो नहीं लिए, लेकिन मैंने जितना लिख सकता था मैंने लिख दिया। देखिए भाई मास, टाइम, लैंड, टेम्परेचर, एरिया, वर्क, पावर, वर्क, एनर्जी एंड स्पीड, मैनी मोर। सही है, आगे देखें। तो भाई इसके अंदर से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मास या टाइम, लेंथ, टेम्परेचर। देखें सपोज़ करें देखें आपने अपने दोस्त से पूछा, सही है, कि उसका मास कितना है। सही है, तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया कि मेरा मास 50 kg है। क्या बोला उसने बोला कि मेरा मास 50 kg है समथिंग। सही है, तो भाई देखें इसमें क्या हुआ। अब आप उसके साथ नेक्स्ट सवाल पता है आपको, अगर ये पूछ लें कि किस तरफ, क्या पूछेंगे किस तरफ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ये हो गई। इसी तरीके से टाइम, आपने पूछा टाइम क्या हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट ना हो, तो वो बोलेगा कि ये समथिंग 2 o'clock हो रहा है। लेकिन आपसे ये सब दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि भाई किस तरफ, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आप किसी से भी डायरेक्शन नहीं पूछ सकते। अब इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्या है फ़र्क, क्या है सिर्फ डायरेक्शन का है। मैग्नीट्यूड तो इनके पास भी है, लेकिन सिर्फ क्या है डायरेक्शन का फ़र्क करता है, जब भी हमने इनको डिवाइड करा हुआ है। द क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। सिंपली डेफिनेशन है। सही है, तो सम वेक्टर क्वांटिटीज ये देखें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन सब पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है। सही है, अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सही है, आगे देखें सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो भाई देखें
भाई देखें क्या है कि अब देखें यहाँ पर मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे लांडी जाना है, सही है। तो भाई देखें लांडी जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे लांडी जाना है तो मुझे किस डायरेक्शन में जाऊँ, सही है। तो बोलेगा इस डायरेक्शन में। उसके बाद मैं पूछूंगा कितना दूर होगा यहाँ से, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, तो वो मुझे बता देगा। तो भाई देखें इस दौरान जो मैंने इससे पूछा डायरेक्शन, उसने बोला ईस्ट की तरफ है। कहाँ पूछा? ईस्ट की तरफ। और इसने मुझे बोला कि कितना दूर जाना है, 27 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर इसके अंदर मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो इससे दोनों चीज़ आ गई, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट, जिसके बाद डायरेक्शन भी है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है। तो बहुत सारी ये आप कर सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो भाई देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे शो कराएं, सही है। तो भाई देखिए दो तरीके हैं, वी हैव टू वेज, सही है। एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही है। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लिख के दिखाएंगे, देखिए भाई थ्योरेटिकली अ वेक्टर इज, थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा पूरा, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विथ एन एरो ऑन द टॉप, सही है। देखें ध्यान से समझें, देखें भाई यहाँ पर इसके हिसाब से हम लोग एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लेटर से, लेटर क्या है? अल्फ़ाबेट जो होगा ABCD ये जो भी लगा लें, सही है। और उसके ऊपर यहाँ टॉप लिखा हुआ ऑन द टॉप, सही है, एरो के साथ क्या करेंगे? शो कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए A, B और ये C आपको दिख रहे हैं, सही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर है? ये तो हम ABC तो ऐसे लिख सकते हैं, सही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये एक वेक्टर है? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है कि हमने क्या करा, ये पहले से एक लेटर कुछ भी लिख दिया, उसके ऊपर एक हेड पर ऊपर की तरफ क्या करा, एक एरो बना दिया। क्या बना दिया? एरो। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर है, सही है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए भाई अब ये तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना। अब आती है बात कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो न्यूमेरिकल्स में मालूम करना होता है और लिखना भी आना चाहिए कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम पता किससे? मॉड्यूलस से। किससे? मॉड्यूलस। देखें मॉड्यूलस साइड में बाल लगा लेंगे, मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस ही तो होता है, सही है। तो भाई देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉड्यूलस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए, ये एक वेक्टर है, क्योंकि मुझे कैसा पता? मैंने एक एरो लगाया हुआ है और एक लेटर भी है, सही है, एक वेक्टर है। अब वेक्टर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर ईस्ट। क्या लिखा हुआ है? 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। इसमें डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ये है मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन, सही है। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? मैग्नीट्यूड को, सही है। लेकिन डायरेक्शन का काम है कैसे रिप्रेजेंट करना है तो वो आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन वो एक टाइप्स ऑफ वेक्टर में जाएगा और टाइप्स ऑफ वेक्टर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, सही है। तो देखिए अभी हम सिर्फ समझेंगे मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सही है। तो भाई देखें मैंने 40 किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करा, ध्यान से देखें। मैंने इस वाले वेक्टर के साइडों में क्या लगा दिया? मॉड्यूलस लगा दिया। क्या लगा दिया? मॉड्यूलस लगाने के बाद मैंने इक्वल टू करके 40 किलोमीटर लिखा है। तो मैं इसको कैसे रीड करूँगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 40 किलोमीटर, सही है। समझ में आ गया? सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो आप बार लगा के फिर लिखेंगे, समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए भाई दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके सामने है, सही है। तो भाई देखें इस रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं? एक एरो लेते हैं। क्या लेते हैं? एरो। सपोज करते हैं, देखिए वी हैव एन एरो। क्या है? एक एरो, सही है। एरो की खासियत वेक्टर के अंदर देखें, एरो के पास क्या है? एरो के पास एक हेड है, एक ये मैं बना देता हूँ। देखिए भाई ये जो चीज़ है हमारी क्या है? ये हेड है, ये क्या है? और ये जो चीज़ है एंड वाली, इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल, समझ गए।
एरो के पास क्या होती है, एक हेड होती है और एक टेल होती है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म, चलो आगे चलते हैं। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है विद एन एरो। ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई, ये तो आ गई। एक एरो है ना, बनाया ना, हेड क्या है, मैंने अभी बताया ना क्या है, ये जो एरो बना है ये एरो, सही है। आगे देखें, विद एन एरो द लेंथ ऑफ द वेक्टर। एक और मेन बात जो आपको बताना चाहता है ये एरो, तो भाई देखें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो ये आपको दिख रही है, तो ये इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। क्या होगी, लेंथ, कोई ना कोई इसका वो होगा लेंथ, सही। जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर लिख लें, चलो 10 किलोमीटर ही लिख ली, चलो सही है। मैंने क्या बोला, 10 किलोमीटर इस एरो की लेंथ है। क्या है, लेंथ। तो भाई याद रखिएगा, ये जो आपको ये एरो बता रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन जितनी भी बड़ी होगी ये इसका साइज है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया ना वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और एरो जिस तरफ होगा, एरो जिस तरफ होगा वो इसकी डायरेक्शन है, और उसका एरो का जो साइज़ होगा वो इसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गई, एरो का साइज़ इसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो जिस तरफ होगा वो उसकी डायरेक्शन, मतलब एरो का हेड जिस तरफ होगा वो उसकी डायरेक्शन है, सही है। तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए हम लोग ये बनाते हैं ज़्यादातर, सही है। या हम लिखते हैं ईस्ट, या गया वेस्ट, या गया नॉर्थ, और या गया साउथ, ऐसे बनाते हैं हम कुछ, सही है। ईस्ट इस तरफ, वेस्ट, आपके हिसाब से देखना होगा कि सूरज कहाँ ग्रूब हो रहा है, सूरज कहाँ तुलु हो रहा है, सही है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। ये तो हो गया, कुछ मसला नहीं हुआ होगा। आगे ये पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं इसको भी। इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड, एरो का हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन। जो मैंने अभी आपको बात बताई वो इस जुमले में लिखी हुई है, सही है। कंप्लीट हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, सही है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास बहुत हैं, सही है। तो ज़्यादा नहीं मैं इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ, सही है। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैंने लिए पैरेलल वेक्टर, सही है, कि ये है क्या पैरेलल वेक्टर, सही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो भाई देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में हैं विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग है दोनों का, आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। और गहराई में जाके बात करते हैं, सही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एरो, सही है, देख सकते हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर है। क्या है, वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सही है। इनके मैग्नीट्यूड सपोज करें मैंने कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको डिफरेंस मिल गया मैग्नीट्यूड्स के अंदर। ये जितनी बड़ी लाइन है, सही है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, अभी समझा हमने। तो इसका मैग्नीट्यूड 12 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका आ रहा है 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया। और हेड बताता है डायरेक्शन, हेड बताता है डायरेक्शन, तो इन दोनों का हेड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, एक वेक्टर ईस्ट में है तो दूसरा भी ईस्ट में है, सही है, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं। क्या है, नॉट ओनली द सेम मैग्नीट्यूड्स। अगर उनके पास सेम मैग्नीट्यूड्स ना हो तो उनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। आगे देखते हैं दूसरी टाइप, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डू नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सही है। तो अब इसको और डिटेल में समझते हैं, किससे, वेक्टर्स से। तो देखिए, ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए और ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों हेड हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। वेक्टर ए की डायरेक्शन समझ लें इस तरफ है, लेकिन वेक्टर बी की डायरेक्शन बिल्कुल ओपोजिट है। जिस तरफ है ए, वेक्टर ए है, बिल्कुल उलट डायरेक्शन में वेक्टर बी है, जब भी मैंने माइनस लगाया है, सही है।
अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 10 सेंटीमीटर है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग अलग है, तो इसे वेक्टर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। फिर समझा देता हूँ एक दफ़ा, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक वेक्टर अगर इस तरह डायरेक्शन में है तो उसके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए दूसरा वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आगे देखें, नल वेक्टर, थर्ड टाइप, सही है, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। तो आप समझ ही गए होंगे कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। नल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, सही है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, नल वेक्टर इज ऑब्टेन, हासिल किया जाता है बाय एडिंग टू वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन अपोजिट होता है इनकी डायरेक्शन। क्या होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। अपोजिट क्या होती है, अगर एक इस डायरेक्शन में है दूसरा वाला उसके बिल्कुल उलट। बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड, सॉरी किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर लिखना था, सही है। तो यहाँ मैं सही कर देता हूँ अपनी मिस्टेक को, तो यहाँ मैं सही कर देता हूँ मिस्टेक, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर और यहाँ आ गया सेंटीमीटर, सही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, चलो देखिए भाई, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। इसका भी 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। मसला क्या आ रहा है कि इनकी डायरेक्शन, जो हेड जो बता रहा है, अपोजिट है दोनों की। अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी क्या है, इसके बिल्कुल उलट डायरेक्शन में है, सही है। देखें इस तरीके से, देखें, समझे। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्यों बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो भाई देखें, अब यहाँ पर सपोज करें कि वेक्टर ए क्या 10 सेंटीमीटर है, सही है। तो ए में हमें ऐड करना है वेक्टर बी को। वेक्टर बी तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन आ गया, सही है। तो अब देखें, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर, सही है, प्लस, और यहाँ पर बी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 10 है, तो वो भी आ गया यहाँ पर, सही है। आगे देखते हैं, तो भाई देखें 10 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 10 प्लस का 10 माइनस का 10, तो ये ख़त्म हो गया, ये आ गया 0। तो आ गया ना 0, हमें क्या मिला, 0। जब भी इक्वल, मतलब समझ लें मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर्स का सेम है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसा वेक्टर हमेशा नल वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड हो गए होंगे आप लोग, सब समझ गए होंगे आई होप, सही है। तो मूव करते हैं फ्री वेक्टर के ऊपर कि फ्री वेक्टर क्या है, सही है। तो भाई ये हमारा आगे चौथा, फ्री वेक्टर, अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, या आप विच कैन बी डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। तो भाई देखिए, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, सही है। पैरेलल मतलब उस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सही है। अब यहाँ पर एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि जो वेक्टर ए है, ये वाला जो वेक्टर ए है, मैंने इसको सेम डिस्प्लेस कर दिया, पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया वेक्टर, इसी वेक्टर में, और ये भी वेक्टर ए ही होगा। क्या बोला मैंने, इसी को मैंने क्या करा है, डिस्प्लेस करा है। क्या था, पहले यहाँ था, तो अब मैंने इसको यहाँ लिया है, सही है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस कराया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, तो सही है। तो वेक्टर ए ही रहा वो। और एक और बात जो नोटिस करने की है, सही है, नोटिस करने की कि इन दोनों की जो टेल्स है, वेक्टर ए की जो टेल्स है वो कनेक्ट नहीं है ओरिजिन से। ये क्या होता है हमारा, ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं ओ, ओरिजिन से कनेक्ट नहीं है, तो हम इसी को बोलते हैं जब भी ये फ्री है। क्या है ये, फ्री वेक्टर, ये कनेक्ट नहीं है किसी से, ये फ्री वेक्टर है जिसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ये बहुत काम आने वाला है, तो याद रखिएगा इस वेक्टर को भी, सही है। ये तो समझ में आ गया। आगे देखें, तो अब हमारे पास आता है, ये आपका वेक्टर काम का आने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखें, मैथ में आने वाला है, क्लास 12 की मैथ में, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोइनिशियल क्या होते हैं, जब भी मैंने लिया है। तो भाई देखें, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं, बहुत आसान है। तो देखें, कोइनिशियल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, जिसका शुरू होने वाला पॉइंट क्या होता है, सेम होता है।
नहीं समझ में आया? समझते हैं, देखें भाई। तो भाई देखें, ये आ गया वेक्टर ए, ये आ गया वेक्टर ए और ये आ गया वेक्टर बी। सही है, ये इन दोनों के हेड, सही है। और इन दोनों की जो टेल है, इन दोनों की वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो टेल है वो यहाँ है। और आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और बी की जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, जिसको मैंने बोल दिया ओ। देख सकते हैं जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम है, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। जब भी हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल रहे हैं कि ये एक को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कभी भी आपको अगर दिखाई दे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर्स का सेम हो तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। चलें भाई, अब समझते हैं इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। सही है, तो भाई देखें इक्वल वेक्टर्स के नाम से आपको क्या समझ आया? इक्वल मतलब बराबर। क्या समझ में आया? इक्वल मतलब वेक्टर का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब क्या है? बराबर। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सेम होना है। तो देखते हैं, तो टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब, इफ दे हैव द, अगर इनके पास सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए भाई, ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी हमें क्लियर करना है और, तो भाई देखें क्लियर करने के लिए मैंने ले लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिया। सही, एरो एरो लगाने का मतलब क्या? ये वेक्टर है। अब देखें इसके अंदर आपको कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है? तो आप बोलेंगे सर कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मुझे सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें तो पता है जितना बड़ा एरो का साइज़ होगा वही तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इन दोनों एरो का साइज़ क्या है? बिल्कुल सेम है। और एक और बात नोट करने की है कि ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। क्या है? कि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। देखिए ये समझ लें कि ये हेड है, ये दोनों क्या है? इनका हेड है। और ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेम साइज़ है इन दोनों का और एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं इनको क्या बोलूँगा कि ये क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, सही है, और एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो और डेफिनेशन है, समझते हैं जल्दी जल्दी। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर होते क्या हैं। सही है, तो भाई डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू गिव द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसके अंदर आपको एक बात याद रख लेनी है, सही है, वो क्या है? तो आपको जो पोजीशन बताता है, पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बताता है वो बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। सही है, और जो पोजीशन वेक्टर है उसकी टेल फिक्स्ड होती है किसके साथ? ओरिजिन के साथ। तो लेट्स सी, चलो भाई देखें, ये देखें भाई, एक हमारे पास पॉइंट है जिसको मैंने बोला y। अब मुझे इस y पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो किस तरीके से बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा कि ओरिजिन से y तक इसको मैं जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मैंने इस पॉइंट y की पोजीशन बताई, समझें? तो ये अब मेरा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मैंने ओरिजिन से बनाई है। सही है, और फ्री वेक्टर में क्या था? टेल फिक्स नहीं थी, जब भी हम उसको क्या बोल रहे थे? फ्री वेक्टर। सही है, और हम उसका काम था पैरेलल शिफ्ट करना। सही है ना, इसका काम है सिर्फ पोजीशन बताना। किसके कहाँ से बताएगा पोजीशन? ओरिजिन से। ओरिजिन से जहाँ भी है वहाँ तक का जो पॉइंट है उसकी पोजीशन बताने का काम है इसका। तो जब भी हम इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आगे देखें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये तो बहुत ही आसान है। नल वेक्टर पढ़ा था अभी, आपने बोला यस सर पढ़ा था, उसमें क्या था? मैग्नीट्यूड सेम था, तो आप बोलेंगे यस सर मैग्नीट्यूड सेम था। सही है, और इसी तरीके से वेक्टर उसके साथ डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट, उसमें इसमें भी अपोजिट है। तो बस यही है कि लिखा हुआ है वेक्टर्स विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। कॉल्ड लिखना भूल गया तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए भाई, इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। सही है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। देखें एग्जाम्पल, यहाँ देखें, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी।
लेकिन जो वेक्टर बी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ए की विद रिस्पेक्ट टू ए, सही है। तो भाई देखिए यहाँ माइनस लगा दिया क्योंकि अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, पढ़ा ना, वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। सही है, उम्मीद है क्लियर हो गया। और ये जो अपोजिट में होगा वो माइनस के साइन में होगा। आगे देखें तो भाई देखिए आगे शुरू होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही यूनिटी से आया है। तो देखें यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, एक है, या यूनिटी। बात एक ही है, सही है। ये मिट गया, यहाँ पर और लिख देता हूँ, सही है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करें कि इसकी मेन पॉइंट्स क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों हमने लिया है, तो सब समझते हैं। देखिए भाई यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें वो समझना है हमारे को। देखिए यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर विथ कैप ऑन इट। कैप कौन सा लगाना है, ये। और यहाँ पर एक और मैं नोट करने वाली बात क्या थी, स्मॉल लेटर ABCD आपको लिखना कैसे है, स्मॉल लिखना है, सही है, स्मॉल लिखना है। और इनके ऊपर क्या करना है, कैप लगा देना है। जैसे ही कैप लगाएंगे वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएंगे और उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। कोई भी स्मॉल लेटर ले लें और उसके ऊपर कैप लगा दें तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। समझ गया, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, यूनिट वेक्टर की। आगे हम इसको क्या किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, देखें यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। किसी भी दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। क्या कौन करता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है, सही है। तो भाई देखें एक वेक्टर सपोज करा मैंने जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 किलोमीटर और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दिया मैंने, सही है। अब मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, सही है, इस तरीके से अभी सीखा था ना हमने, इस तरीके से लिख लिया, सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ A और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। अब ध्यान से देखना क्या है, देखें ये आ गया यूनिट, ये आ गया मैग्नीट्यूड, सही है। अब मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को अगर मुझे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, कि मुझे यूनिट वेक्टर मालूम करना है किसी भी वेक्टर्स का, तो मैं कैसे करूं, मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला बना लेते हैं ना, ये हमने बना लेते हैं। देखें अब यहाँ देखें उस यहाँ पर मैग्नीट्यूड है इसी वेक्टर का, तो मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो यूनिट वेक्टर अकेला हो गया, मतलब यही तो इसका फॉर्मूला है। समझ में आई बात। तो फॉर्मूला हमारे को मिल गया कि ये वेक्टर ए को इस ही के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, सही है। समझ में आ गया। तो मैंने यही बात इंग्लिश में लिख दी, सही है। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन, हासिल किया जाता है बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आ गया वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर है और ये इसी का मैग्नीट्यूड है, सही है। समझ में आई, ये वेक्टर है और ये ही इसी का मैग्नीट्यूड है, सही है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है तो मैं आपको बता दूं। तो भाई देखें सपोज करें कि मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ x का, सही है। तो भाई देखें याद रखिएगा एक बात को, यहाँ पर यूनिट वेक्टर के अंदर हम 3 ही यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। वो क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, I, J एंड K, सही, 3 यूज़ करते हैं। क्यों और वो कहाँ होती है, क्यों, मैंने आपको आखिरी जो बताया यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। अब कैसे बताएगा, तो भाई देखें हमारे पास अभी 3 एक्सिस हैं, क्या है, 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड एक जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आ गए। अब यहाँ पर एक ख़ास समझ लें कि हर एक्सिस के लिए ख़ास इन्होंने सिंबल तैयार किया हुआ है यूनिट वेक्टर का, सही है। जैसे कि एक्स एक्सिस पे I है, वाई एक्सिस पे J है और जेड एक्सिस पे K है, सही है।
तो यूनिट वेक्टर कौन कौन से आई जे के इस्तेमाल हुआ है, सही है। अब ये डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये कन्फ्यूजन बहुत होती है, सही है। तो देखते हैं, देखें सपोज़ करें एक वेक्टर है हमारे पास, सही है, वो 50 किलोमीटर है और 50 मीटर है, समझिए 50 मीटर है, कहाँ पर, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई। अब ये क्या कर दिया सर आपने, तो ये सिर्फ आई लिख दिया। तो भाई देखें इसके मुताबिक 50 मीटर कहाँ पर, एक्स एक्सिस की तरफ, कहाँ पर, एक्स एक्सिस। अगर ये वाई लिखता 50 किलोमीटर वाई एक्सिस की तरफ, सही है। इसी तरीके से जेड एक्सिस की तरफ। तो ये एक्सिस हमारे को क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। समझे इस बात को। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है तो आपको दिखा देता हूँ। ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है। ये आता है एक्स है, ये आ गया वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये आ गया नेगेटिव वाई, सही है। यही होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, सही है। इसी के अंदर तो होता है हमारा, देखिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव। तो अभी इसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी मेरा काम है सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर को समझाना, सही है। तो भाई देखिए ये आपको बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, और वो कौन बता रहा है, वो यूनिट वेक्टर बता रहा है, सही है। तो हमने क्या समझा कि यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना, समझे। तो ये यूनिट वेक्टर हमें बताते हैं डायरेक्शन, सही है। ये तो क्लियर हो गया, सब क्लियर हो चुका है। उम्मीद है हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्या और एक और चीज़ मैंने आपको बात करी कि मैग्नीट्यूड बताना था। तो भाई देखिए मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें आपको वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन होता है, वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन होता है 8 7 6, कुछ इस तरीके से गिवन होगा, या तो इसकी फॉर्म में गिवन होगा 8i प्लस 7j प्लस 6k और उनके ऊपर कैप लगा दें, सही है। ऐसी फॉर्म में गिवन होगा। अब हमें चाहिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही है। अब ये 8 बता रहा है कि ये एक्स की डायरेक्शन में है, 7 के साथ जो j है वो बता रहा है कि 7 किस डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में है, और k के साथ 6 के साथ क्या है, k बता रहा है क्या, इनका सबका मैग्नीट्यूड आई जे के, ये दोनों तीनों आए हुए ना, इनका मैग्नीट्यूड है ही 1। इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इस बात का ख्याल रखना। अब देखें अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं पता क्या करूँगा, ये तो एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है, ये कौन बता रहा है, ये आई जे के बता रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सही है। और याद रखिएगा आई जे के नहीं लिखिएगा, इसके अंदर आई जे के नहीं लिखिएगा, सीधा सीधा क्या करेंगे, इनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो लिखेंगे। एक्स क्या है 8, 7 क्या है ओ जे के साथ क्या 7, और ये आ गया वो जेड एक्सिस पे क्या है 6। इनको पुट करें, इनका स्क्वायर लें, सिंप्लीफाई करें, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसका, वेक्टर ए का। अगर बी का होगा तो बी लिखा होगा और बी की वैल्यू लिखेंगे। समझ गए, ये फॉर्मूला था, ये सब चीज़ें थी यूनिट वेक्टर के हवाले से, सही है। यूनिट वेक्टर आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्शन बताता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो वो भी बहुत सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सही है। आपको सारे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, तो टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा ऑल पर, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।